पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव के विशेष कार्यक्रम भीतर की बात में आज हम बाबा से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो नीतीश कुमार के 2025 के 200 पार के दावे की स्क्रिप्ट आखिर किसने लिखी, किस आधार पे ये स्क्रिप्टिंग की गई और किस आधार पे अभी से ही लोग नारे लगा रहे हैं 200 का पार। वैसे भी देश के लोकसभा में 400 का पार नारा लगा, क्या हाल हुआ लोगों ने देखा ही। अब नीतीश एक नया नारा लेकर के जाएंगे 2025 में, अब की बार 200 पार। बाबा, ये 200 पार का नारा वाला जो स्क्रिप्ट है, नारा वाली जो स्क्रिप्ट है, इसका जी इसका स्क्रिप्टिंग कौन किया है, लिखी किसने है? देखिए चंदन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी जिस स्क्रिप्ट में दो दो बातें कही गई थी। ये स्क्रिप्ट नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने लिखा था कि अब की बार 400 के पार 400 पार और बिहार में 200 के पार। ये 2024 और 25 का एक साथ स्क्रिप्ट लिखा गया था और इस फिल्म को फिल्मांकित करने के लिए नरेंद्र मोदी को हीरो बनाया गया था। लेकिन तब तक नीतीश कुमार उस मेरे फिल्म का हिस्सा नहीं थे। लेकिन स्क्रिप्ट लिखने के साथ साथ नीतीश कुमार का रोल भी उसमें लिखा गया था, जिसमें 200 के पार वाले में नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी थी। तो ये पहले से तय था कि जब फिल्म के शुरुआत में ही नायक और साइड हीरो दोनों नहीं रहेंगे तो फिल्म आगे बढ़ेगी कैसे। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार को उसके स्क्रिप्ट का हिस्सा बनाया गया था, एक पात्र बनाया गया था। और नीतीश कुमार जैसे ही पात्र बने, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और इस घोषणा के साथ ही नीतीश कुमार ने सबसे पहले जब मंच पे नरेंद्र मोदी के सामने भाषण दिया तो उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से कहा कि अब की बार 400 के पार और बिहार में 2025 में 200 के पार। नीतीश कुमार ने ये स्क्रिप्ट जो है उसी समय से पढ़ दिया था। अब स्क्रिप्ट के आगे की कहानी आपको याद होगी कि 2024 के जो चुनाव हुए उसमें परिणाम क्या आया। 400 के पार तो नहीं हुआ, 50% से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 240 जो है 240 लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए जो है वो 290-92 के आसपास रहा। 292 बिहार में भी 39 सीटें जो जीते थे उसमें से भी 9 सीटें उनकी घट गई और 30 सीटों पे आकर के ठहर गए। 40 और 200 को का जो आंकड़ा था, इस आंकड़े को लेकर के बिहार में एक रणनीति बनाई गई थी। नीतीश कुमार ने यह भी भविष्यवाणी किया था कि यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम बिहार में 40 की 40 और 200 के पार कर सके, क्योंकि हमने पहले भी इस तरह के आंकड़े को अचीव किया है। अगर भले ही लोकसभा में नहीं किया लेकिन विधानसभा में तो 200 से पार वो पहले भी जा चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीटें जीते थे और 2010 में विधानसभा के 206 सीटें जीतने वाले इसी एनडीए के नेता नीतीश कुमार थे। और नीतीश कुमार को यह भरोसा था कि हम 2025 और 24 दोनों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। 2024 का रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। अब 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस लड़ाई में आप समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम अब तक शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं कि अब तक किसी भी तरह का कोई जिच एनडीए में नहीं है और नीतीश कुमार को सर्वसम्मत नेता मान लिया गया है। चाहे वो आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, चाहे आप जीतन राम मांझी की बात कर लें, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें या फिर चिराग पासवान की बात कर लें। चिराग पासवान ने तो साफ तरीके से कह दिया है कि मेरे मुख्यमंत्री हैं, आगे भी इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। इस बात को लेकर के किस तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी, ये सब बातें चर्चा में चल रही हैं। इसमें सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर के है कि 2010 को देखा जा रहा है और 2010 में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ था उस प्रदर्शन को बार बार दोहराया जा रहा है। बार बार चर्चा इसी बात की हो रही है कि 2010 में नीतीश कुमार ने अपने कार्य के बदौलत बिहार की जनता के दिलो दिमाग पर अपना असर डाला था और 206 सीटें एनडीए को आई थी, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में 115 और बीजेपी को 91 सीट यानी कि 206 सीटें प्राप्त हुई थी। लालू यादव की पार्टी को महज 22 सीटें मिली थी, जो 15 साल तक शासन किए थे और 2005 में भी उन्होंने एक कड़ी टक्कर दी थी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2025 के चुनाव के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है, तैयारियां की जा रही है, उसमें नीतीश कुमार का भविष्य भी देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि आज ही एक उपचुनाव चल रहा है, इसमें भी नीतीश कुमार की, जी बिल्कुल, इसमें भी नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा चल रही है। नीतीश कुमार की ये सीट थी, लेकिन जो उम्मीदवार इस सीट पर नीतीश कुमार के लिए जीत करके उनके झोली में डालता था, वो अब उनके खेमे में नहीं बल्कि उनके विरोधी के खेमे में बैठ करके और वहां से चुनाव लड़ रही है। बीमा भारती
चुनाव अगर जीत जाती हैं तो नीतीश कुमार को निश्चित रूप से एक बड़ा झटका लगेगा। लेकिन वहीं नीतीश कुमार ने भी इसके लिए तैयारी जबरदस्त की है और उन्हीं के समाज से आने वाले कलाधर मंडल को दिया है। यानी कि 2025 की जो स्क्रिप्ट है वो पूरी तरह से अब लिखनी शुरू हो चुकी है। बहुत लेकिन एक चीज है, 2010 में जीत इनकी बम्पर इसलिए हुई थी क्योंकि याद होगा आपको, नेपाल में कुशहा बांध टूटा था जी और पूरा उत्तर बिहार सीमांचल जल प्रलय हो गया था। जी और उस समय नीतीश कुमार ने अपनी अपनी झोली खोल दी थी, खजाना खोल दिया था, बोला था जो सबसे पहले खजाना पर किसी का हक है तो आपदा से प्रभावित लोगों का है, और हर घर में चावल पहुंचाया था, याद होगा आपको। जी जी और मुझे ठीक उसके बाद चुनाव है। जी मुझे याद आ रहा है कि 2008 में जो घटना घटी थी उसके बाद से सीधे तौर पे लालू प्रसाद ने ये बात कहा भी था। लालू प्रसाद 2010 के चुनाव से पहले एक्शन में थे, उन्हें अंदाजा था कि ये 5 साल से ज्यादा ये सरकार नहीं चल पाएगी। उन्हीं लालू प्रसाद ने कहा था कि आपने देख लिया ना कि नीतीश कुमार किस तरह के बिहार के लिए अभिशाप हैं। जैसे ही हुआ है वैसे ही देख लीजिए कि बिहार का क्या स्थिति हुआ। बिहार बर्बाद हो रहा है, बाढ़ आ गई, आपदा आ रही है। तो इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने जो काम किया था, उनकी टीम ने जो काम किया था, वो निश्चित रूप से बेहतर काम किया था। उस टाइम में हम भी देख रहे थे, हम भी बहुत नजदीक से नीतीश कुमार के साथ वो जो बाढ़ का जो राहत का बंटवारा था वो हम देख रहे थे। दूसरी चीज एक और बाबा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एनडीए के सहयोगी दल जो है बीजेपी के या नीतीश कुमार के अलावा जो है, उनका स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर लोग अपनी टिकट की महत्वाकांक्षा बढ़ा दें तो क्या आप समझते हैं ये एनडीए उस तरह से बरकरार रह सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अब सीधी सी बात है, मैं इसी बात की चर्चा भी कर रहा था आगे। मैं वही कहने वाला था कि लोकसभा चुनाव तो हो गया, इस चुनाव में जीत हार के बाद राजनीतिक समीकरण यथावत रहेंगे या कोई बदलाव होगा, इस पर अब विशेष टिप्पणी आने लगी है और इस पर मंथन भी होने लगा है। एनडीए के वर्तमान समीकरण की बात करें तो स्थितियां अनुकूल दिख रही हैं, लेकिन इन सब में एक बहुत सकारात्मक और नकारात्मक वाइब भी आ रही है। पहली बात यह कि नरेंद्र मोदी की गारंटी, राम मंदिर, हिंदुत्व का लहर, इंडिया गठबंधन का देश स्तर पर कमजोर हो जाना, ये सारी बातें कहीं ना कहीं हवाई साबित हुई और नीतीश कुमार का एजेंडा जो था वो पूरी तरह से पास रहा। चाहे वो एनडीए में रह करके नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो कि लालू प्रसाद पर सीधे हमला करेंगे और किसी पर नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए जो इंडिया गठबंधन में रहते हुए नरेंद्र मोदी के विरुद्ध और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध रणनीति बनाई थी, वो भी इंडिया गठबंधन ने एक्सिक्यूट किया और कारगर साबित हुआ। यानी दोनों खेमे से नीतीश कुमार ही लड़ रहे थे, एक तरफ उनकी आइडिया लड़ रही थी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार खुद लड़ रहे थे, और दोनों जगह नीतीश कुमार पास हुए हैं। ये बात का इनकार नहीं कर सकते हैं आप। जातीय समीकरण, बिल्कुल जातीय समीकरण को मजबूत करने का आंकड़ा जो है इस बार पूरी तरह से चल रहा है। पिछली चुनाव में आपने, लोकसभा चुनाव में देखा आपने कि जो केंद्रीय स्तर के चुनाव होते हैं और ऐसे चुनाव में लोकल फैक्टर जो है वो हावी नहीं होते, लेकिन इस बार बिहार में लोकल फैक्टर ही ज्यादा हावी रहे। ये फैक्टर नीतीश कुमार अच्छी तरह से समझ गए हैं और इस फैक्टर को समझते हुए नीतीश कुमार ने जो स्क्रिप्ट लिखी उसमें उन्हें लगा कि सीधे तौर पे अगर हम लालू प्रसाद को, उनके परिवार को और उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को, उनके द्वारा 15 साल के शासन को अगर सामने फ्रेम में रखेंगे तो बिहार की जनता को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने एक बहुत ही जरूरी बात कही थी और ये बात काफी असरदार थी। उन्होंने कहा था कि जो वर्तमान में 18-19 साल के लड़के हैं जो इस बार वोट देने जाएंगे, वो अपने गार्जियन से पूछ लें कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था, उसके बाद पोलिंग बूथ पर जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने कैलकुलेट करके एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से रखा था। अगर गौर की जाए तो भाजपा के पारंपरिक वोट के अलावा कुर्मी के लिए नीतीश कुमार, आरसीपी श्रवण कुमार, कुशवाहा के लिए उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, पासवान जाति के लिए चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, इन सबको लेकर के एक समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही थी और ये समीकरण इस बार भी काम करेगा। कहार जाति के लेकर प्रेम कुमार की बात कर लें, भीम सिंह की बात कर लें, जिन्हें अभी हाल फिलहाल में राज्यसभा भेजा गया है, प्रेम कुमार को बनाया गया है, कहार जाति से आते हैं, चंद्रवंशी समाज से, इनको मंत्री बनाया गया है, 2 विभाग इनको दिए गए हैं। दलित की बात करें तो जीतन राम मांझी, जनक राम को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा गठबंधन में कहा जाए तो एमवाई समीकरण को भी साधने के लिए नीतीश कुमार को छोड़ा गया है और इस बार हमने आपको कल ही बताया था कि हो सकता है कि नीतीश कुमार A to Z साधने के लिए राज्यसभा किसी मुस्लिम को भेज दें। ये सारी बातें हम चर्चा में कर चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार ने जिस तरह की तैयारियां की हैं, उस तैयारी में एक ही अंतर आ रहा है कि एक सीधी लड़ाई उनको लड़ना है लालू प्रसाद से,
लेकिन एक हिडन लड़ाई भी उनको लड़नी पड़ेगी प्रशांत किशोर से, क्योंकि प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी पता है, वो उनके साथ काम कर चुके हैं। और ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर अगर बहुत बड़े फैक्टर नहीं बनते हैं तो भी वो डैमेज एनडीए को ही करेंगे, जैसा कि कल आप बता भी रहे थे और आपसे बातचीत भी हमारी हुई थी। आज जनता की इतनी व्याकुलता है कि जनता ने नीतीश कुमार को वोट किया, लेकिन ये बराबर जो है नीतीश कुमार को लेकर के एक संशय रहता है कि वो पलट जाते हैं। इस बात की चर्चा जहां एक तरफ तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, कांग्रेस और प्रशांत किशोर करना शुरू कर चुके हैं, वही बिहार की जनता को ये एहसास दिला। लेकिन नीतीश कुमार अलटते हो या पलटते हो, उससे बिहार की जनता पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि बिहार की जनता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, चाहे इस खेमे में रहे चाहे उस खेमे में रहे। फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है, बिहार के विकास की जो धारा है वो नीतीश कुमार को ही लेना है। ऐसी बातों को लेकर के नीतीश कुमार को घेरा जरूर जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो स्क्रिप्ट लिखी है चंदन जी, उस स्क्रिप्ट में साफ साफ नजर आता है कि नीतीश कुमार ने 2025 के लिए जो समीकरण बनाया है उसमें सिर्फ एक संशय है, और वो है कि सीट शेयरिंग का समझौता यदि ढंग से नहीं हो पाता है या उसमें किसी तरह की समस्या आती है तो एनडीए में गड़बड़ होगा। नहीं तो नीतीश कुमार ने स्क्रिप्ट अच्छी तरह से लिख दिया है और आने वाले 2020 के चुनाव के लिए 200 के पार वाला जो आंकड़ा नीतीश कुमार ने लिखा है, 2025 में जो उन्होंने 200 के पार वाला आंकड़ा लिखा है, उस आंकड़ा के लिए वो हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो जातीय समीकरण बैठाने की बात हो। आपने देखा कि दो कुशवाहा को, एक को राज्यसभा भेजा जा रहा है और एक को यहाँ विधान परिषद में जगह दिया गया। मंत्रिमंडल का भी आप देख रहे होंगे कि संतुलन बनाने की कोशिश की गई। अब बचा हुआ जो सेक्टर है मुसलमान वाला, उसको भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरा करेंगे, ऐसा उम्मीद में जताया जा रहा है, क्योंकि मनीष वर्मा के आने के साथ ही कहा जा रहा था कि उनको राज्यसभा भेजेंगे, लेकिन अब दूर दूर तक ऐसा दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने स्क्रिप्ट तो लिख दिया है, अब इस स्क्रिप्ट पर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के अलावा भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोग जो सहयोगी हैं वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से नीतीश कुमार का सपोर्ट करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसी पर 200 के पार वाले आंकड़े को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने सामने रख करके उसके हिसाब से काम करना शुरू किया है। जी, अभी आप बाबा को सुन रहे थे, किस तरह से बाबा समझा रहे थे जो आखिर 2025 में 200 से पार वाला आंकड़ा की स्क्रिप्टिंग किसने की? खुद नीतीश कुमार ने की। और नीतीश कुमार 2010 जैसे जो एनडीए की थी स्थिति, उसी स्थिति में 2025 में वापस लाने की के प्रयास में है। और देखना है जो किस तरह इस तरह का प्रयास कैसे सफल होगा, कब तक सफल होगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो एक बार जो 400 का पार नारा दिया गया उसमें तो एनडीए सफल नहीं हुई। अब देखते हैं बिहार के चुनाव में जो 200 के पार का नारा है उसमें सफलता मिलती है कि नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।